जो आए हैं तो बस गायब है, जो प्रॉब्लम लेके आए थे। ओके, सो इफ देयर इज सम आइडिया, इफ देयर इज समथिंग विद अस, हाउ टू यूटिलाइज दैट। एज मेरा इतना मानना है कि यूजी लाइफ में एटलीस्ट एक आर्टिकल आपको जरूर लिखना चाहिए। ओके, वेदर इट इज पब्लिश समवेयर व्हेरेवर, बट एक आर्टिकल आपके नाम पे 100% होना चाहिए। तो आर्टिकल अगर लिखना ही है हमको, शुरू करना है, तो फ्रॉम वेयर वी कैन स्टार्ट। So on the prospect of that only today we are gathered here, and this is a discussion type of thing. इसको सेशन नाम दे दिया हमने, एक अलग बात है, और बेसिकली हम लोग डिस्कशन ही करेंगे। ठीक है, दिखाता है एलिना डी कॉस्टनोवा, and he is scientific expert for writing the articles, and this is from the Yale University, one of the most renowned university in whole world. और इस पेपर के ऊपर के साइटेशन है 200 के ऊपर। ओके, दैट्स व्हाई द पेपर इज वेरी नाइस। बहुत सारे पेपर मैंने देखे, उसके बाद मैंने ये चूज किया है कि एंड दिस इज 2011 टू स्टार्ट अ राइट अ पेपर। तो पहली चीज आप क्या लिखना चाहोगे? एक आइडिया है मन में, हमने उसका रिसर्च भी कर लिया, सब इकट्ठा कर लिया। अब वी नो देयर आर सम हेडिंग्स, एब्स्ट्रैक्ट, इंट्रोडक्शन, मटेरियल मेथड, ये हेडिंग्स होते हैं। आप लोगों को पढ़ाया था मैंने एकेडमिक राइटिंग में जब। तो सबसे पहले क्या लिखना चाहेंगे आप लोग? इंट्रोडक्शन, ठीक है। और किसी को कुछ और व्यू? कुछ हमने रिसर्च करके रखा है। इट कैन बी एनी टाइप ऑफ रिसर्च, इट कैन बी लिटरल रिसर्च। कोई आइडिया था उसको पढ़ लिया हमने 10-15 बुक से, पुराने आर्टिकल्स को निकाल के पढ़ा, या इट वाज एक्सपेरिमेंट, तो हमने एक्सपेरिमेंट करके रिजल्ट निकाल लिया। इट वाज अ सर्वे, हमने सर्वे करके डेटा निकाल लिया। अब हमारे पास वो सब है, अब हमको करना क्या है? अब इसको लिखना है इन साइंटिफिक मैनर, इन एकेडमिक राइटिंग। तो सबसे इजी चीज जो होती है लिखने के लिए, जैसे आप लोगों ने बोला, इंट्रो लिखना शुरू कर देंगे और एब्स्ट्रैक्ट लिख देंगे। नाउ आई विल टेल यू व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन पेपर एंड एब्स्ट्रैक्ट। पेपर क्या होता है? पूरा फुल लेंथ पेपर होगा। एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? उसका समरी होता है। तो जो लोग ये बोल रहे थे पहले कि हम समरी पहले लिख देंगे, इज इट पॉसिबल टू राइट समरी फर्स्ट देन द पेपर? लेकिन मैं भी यही गलती करता था। पहले मैं कई बार क्या करता था, एब्स्ट्रैक्ट लिख लेता था, फिर मैं सोचता जब बड़ा करना होगा तो कर देंगे, बट इट वाज नॉट इजी। हो गया नहीं हो गया पता नहीं। बड़े को छोटा कराना है कि यू हैव डन एवरीथिंग, आपने सारा रिसर्च किया, उसके बाद एक समरी बना सकते हो। जब रिसर्च नहीं किया अभी तक, तो समरी पहले कैसे बना लो? तो फर्स्ट थॉट दैट एब्स्ट्रैक्ट इज गोइंग टू बी रिटन फर्स्ट इज 100% रॉन्ग। एब्स्ट्रैक्ट इज द लास्ट स्टेप। Abstract writing will be always the last step. तो सबसे पहले चीज तो ये कंफ्यूजन दूर हो गई हमारे मन से। बाकी अब पास पर आते हैं। इंट्रोडक्शन हो गया, जो कॉमन हेडिंग्स हमारे पास, इंट्रोडक्शन, मटेरियल मेथड्स, रिजल्ट, डिस्कशन और कंक्लूजन, यही हमारे 5 मेन हेडिंग्स रहते हैं। इसमें से कौन सबसे पहले लिखना चाहिए? इंट्रोडक्शन। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट द पेपर। एब्स्ट्रैक्ट तो नहीं लिखना है, तो पता चल गया अपने को। और दिस आर्टिकल इज स्पेशली फॉर अंडर ग्रेजुएट्स ओनली, मीन्स फॉर यू पीपल ओनली, इट्स नॉट फॉर पोस्ट ग्रेजुएट्स। पोस्ट ग्रेजुएट के थोड़ा अलग फॉर्म हो जाएगा। सो व्हेनेवर वी स्टार्ट राइटिंग, जैसे आप में से कुछ लोग आए, उन्होंने स्टार्ट राइटिंग किया, तो पहला क्वेश्चन आता है क्या लिखें और कहाँ से लिखें? तो there are some struggles and there are some questions in your mind whenever you start writing a paper. आप लोग अच्छा मन में एक आइडिया सोच लो, कुछ भी जितना भी आता है एक आइडिया सोचो कि इस पर पेपर लिखेंगे। फर्स्ट ईयर वाले फर्स्ट ईयर में जो पढ़ा भी सोच लो, सेकंड ईयर वाले अपने मन में एक आइडिया ले लो, उसी को आंसर की तरह बनाना आप लोग, ठीक है? जस्ट लाइक एन स्मॉल एक्सरसाइज। एक आइडिया आ गया मन में, ये खाली सीट पर जो भी खड़े हो, ये साइंटिफिक पेपर है। It means we have done some scientific research work. तो डेटा है हमारे पास जो कि इंटरेस्टिंग है। मुझे लगा मैंने बहुत अच्छा काम किया है, मैंने सर्वे किया, डेटा निकाला जो कि वेरी इंटरेस्टिंग, तो वो मेरे पास है। और मेरे दोस्त या मेरे जो कलीग्स हैं वो मुझे प्रोत्साहित कर रहे हैं। इसमें क्या दोस्तों का बहुत यूज होता है कि तुमको एक आर्टिकल लिखना चाहिए, लाइक यू आर ए गुड टीचर, यू वांट टू राइट अ गुड बुक आल्सो, तो somebody needs to provoke you कि लिखो, आप अच्छा पढ़ाते हो, आप बुक लिख सकते हो, ठीक है? यू आर गुड स्टूडेंट, यू शुड राइट योर ओन पेपर, ऐसा मन में आपके वो विचार आए। बट आप बैठते भी हो कई बार कि चलो आज कुछ लिखते हैं, बैठ के पेन लिया, कॉपी लिया, माहौल बनाया, सेटिंग किया सब, लेकिन आफ्टर 5 मिनट्स कंफ्यूजन शुरू हो गई, कहाँ से लिखें, क्या लिखें? तो उस चीजों को हमें दूर करना है आज।
ठीक है, ये पता है बहुत से लोग अभी भी नहीं लिख पाएंगे, बट इट स्टिल यू विल हैव सम आइडिया दैट हाउ टू स्टार्ट द थिंग। क्वेश्चंस क्या क्या आते हैं मन में, हाउ टू राइट द राइटिंग प्रोसेस वर्क। एक हमने काम किया है, लेकिन उसको लिखें कैसे, और लिखना भी किसके लिए, साइंटिफिक पीपल्स के लिए लिखना है, लाइक योर पीयर्स आर गोइंग टू रीड इट। ऐसा नहीं कोई कहानी लिखने जा रहे हैं हम लोग। आई हैव टोल्ड यू मेनी टाइम, एकेडमिक राइटिंग एंड इनफॉर्मल राइटिंग इज वेरी डिफरेंट थिंग। यहाँ पे हर चीज का हमें एविडेंस देना पड़ता है, तो वो चीज हो गया। जो भी हम लिखने जा रहे हैं वो क्या हमारे शेड्यूल में हो पाएगा, लाइक सम पेपर से तो हमने विंडो बनाया कि हर 2 सैटरडे को मिलेंगे, हम लोग बैठेंगे, हर दिन तो नहीं हो पाएगा ऐसा, तो टाइम है कि नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, विच सेक्शन शुड यू स्टार्ट फर्स्ट, पहले क्या लिखना है। ठीक है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट यही क्वेश्चन आता है मन में। फिर गुड पेपर है कि बैड पेपर है, जहां से हम लिख रहे हैं कोई चीज या कोई आइडिया ले रहे हैं, लास्ट में कितनी बार उसको रिवाइज करने का जरूरत है। ऑलवेज रिविजन आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो इन दिस पेपर whenever what I am taking you, पेपर भी मैंने दे दिया था ग्रुप में, you will see she has given 7 rules, that 7 rules to write the paper। तो रूल वाइज हम बात करेंगे यार, उससे ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। तो रूल नंबर 1, व्हाट इज रूल नंबर 1, शेड्यूल योर राइटिंग टाइम। अब आप सोचो 2 क्लास के बीच में 5 मिनट टाइम मिलेगा, एंड आई एम गोइंग टू राइट इन दैट टाइम, दैट 5 मिनट टाइम, हर क्लास के बीच के 5 मिनट के टाइम को हम पेपर राइटिंग में यूज करेंगे। इज इट पॉसिबल? आज आपका पढ़ने लिखने का मन ही नहीं है, पर जबरदस्ती पेपर सर ने कहा था इसलिए लिखने के लिए बैठ गए, जस्ट लाइक होमवर्क। पेपर राइटिंग इज नॉट होमवर्क, इट इज नॉट मैंडेटरी, इट इज ऑप्शनल। सो यू हैव टू बी योरसेल्फ, यू हैव टू बी कीन टू राइट इट। कहने से नहीं लिख पाओगे आप, ठीक है। तो सबसे पहला है क्रिएट नॉन कैंसिलेबल अपॉइंटमेंट विद योरसेल्फ। खुद के लिए अपॉइंटमेंट लो, दैट इन दिस पर्टिकुलर टाइम आई विल डू दिस वर्क ओनली। जैसे हम बाकी के लिए अपॉइंटमेंट लेते हैं, कहीं जाते हैं, किसी से मिलते हैं, वैसे खुद के लिए खुद से अपॉइंटमेंट ले लो कि दिस पर्टिकुलर टाइम ऑफ 1 hour आई एम नॉट गोइंग टू डू एनी अदर वर्क, आई विल ओनली कंसंट्रेट ऑन राइटिंग पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्टडी और आर्टिकल। चूज योर बेस्ट टाइम। जब भी आपको लगता हो आप सबसे ज्यादा खुला दिमाग रहता है, जब से स्ट्रेस फ्री रहते हो, देन ओनली यू शुड राइट इट। ओके, आपको लगता है संडे को 1 घंटा में टाइम दे सकता हो, इट्स गुड। नहीं दे सकता हो, वो भी गुड। कुछ लोगों को रात में पढ़ना अच्छा लगता है, रात में दिमाग तेज चलता है, कुछ का अर्ली मॉर्निंग चलता है, तो वेरेवर इट सीम्स फिट फॉर यू, यू कैन चूज दैट पर्टिकुलर टाइम। और एक मोमेंटम होना चाहिए। मोमेंटम मीन्स जो सबसे ज्यादा काम होता है ना, वो स्टार्टिंग होता है। जैसे बोलते हैं ना, एक बार काम स्टार्ट हो गया तो खत्म भी हो जाएगा, तो स्टार्टिंग जिस दिन करनी हो उस दिन गड़बड़ नहीं होना चाहिए। उसके बाद यू कैन चेंज योर शेड्यूल इफ यू रिक्वायर, अदरवाइज वी कैन फिनिश इन 1 phase ऑल्सो। तो ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट बात है जब भी हम कोई राइटिंग के लिए स्टार्ट करने जाते हैं। एनी राइटिंग, इट कैन बी essay ऑल्सो, इफ यू वांट टू राइट अ साइंटिफिक essay ऑल्सो, यू हैव टू फॉलो दीज थिंग्स ओनली, नथिंग एल्स। तो दिस वाज द रूल नंबर 1, शेड्यूलिंग ऑफ द टाइमिंग। अब टाइमिंग क्या हो सकता है, आपका अपना अपना टाइम होगा, दिस इज पर्सनलाइज्ड। जैसे मुझे रात में पढ़ना अच्छा लगता है, वैसे आपको मॉर्निंग में अच्छा लगता हो, ओके। तो जब भी आपको पसंद हो, या दूसरी ऑप्शन जब टाइम हो अपने पास, टाइम भी तो होना चाहिए। 9 to 5 यू आर इन क्लास, तो 1 घंटा पहले 1 घंटा बाद का टाइम भी आने जाने में खर्च हो जाता है। सो वेरेवर योर टाइम, नाइट में देखिए रोज टाइम निकल ही रहा है अपने पास। तो ज्यादातर ऐसा पेपर तब लिखा जाता है जब छुट्टियां चल रही हो, या रेगुलर क्लासेस आर नॉट गोइंग ऑन, यू आर फ्री, लिटिल बिट फ्री टाइम है अपने पास, तो हम यूटिलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट रूल है आउटलाइन बनाना पहले किसी भी चीज का। लाइक जैसे मैं कई बार बोलता हूँ, एग्जाम में भी आंसर देना तो एक आउटलाइन आपके मन में होना चाहिए, दैट व्हाट आर द हेडिंग्स व्हिच यू आर गोइंग टू राइट इन एग्जाम्स। कैसे भी लिखना शुरू कर दिया, क्वेश्चन आया हार्ट, एनाटॉमी ऑफ हार्ट, आपने सीधे लिखना शुरू किया हार्ट इज 4 चैम्बर दिस, बट सबसे इंपॉर्टेंट बात देखा नहीं, लोकेशन कहाँ है उसका सेव इन साइज और वेट कितना है, ओके। देन द प्रॉब्लम स्टार्ट्स। आधा लिखने के बाद हमको याद आता है कि हमने तो ये लिखा ही नहीं। अब पेपर के बीच में कोई चीज आपने घुसा दी है जो कि वहां पर रिक्वायर्ड ही नहीं है, तो प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। इसलिए सब फॉर ऑल वी हैव टू मेक वन आउटलाइन। आउटलाइन हमेशा प्रोटोकॉल को कहलाता है। जैसा कि हम लोग आउटलाइन हमेशा पढ़ते हैं, लाइक आउटलाइन, आउटलाइन हमेशा प्रोटोकॉल को कहलाता है। जैसा कि हम लोग आउटलाइन हमेशा पढ़ते हैं, लाइक सबसे पहला चीज जो आपको खुद अपने आप से पूछना है, जो भी आपने टॉपिक सोचा, वॉट एवर इज योर टॉपिक, इज इट इम्पोर्टेंट, वो इम्पोर्टेंट है, लिखने लायक है कि नहीं है। आपने सोचा आई विल राइट
व्हाट इज रोल ऑफ एनाटॉमी इन द लाइफ ऑफ बीएमएस प्रैक्टिशनर? जस्ट आई गिवन वन एग्जांपल, रोल ऑफ एनाटॉमी इन द लाइफ ऑफ बीएमएस प्रैक्टिशनर। क्या इस पे पहले से काम नहीं हो चुका? क्या हम कुछ नया ऐड कर पाएंगे? तो these all questions should be in your mind because you are writing for scientific people. Nobody likes repetitions. कौन पढ़ेगा उसको? फिर जब एक ही टॉपिक के 10 टॉपिक हमको मिल जाएंगे तो कोई सीनियर पर्सन का पढ़ लेगा। एज एन अंडर ग्रेजुएट आपका पेपर कौन पढ़ेगा? ओके, सो फॉर दैट यू हैव टू थिंक व्हाट इज योर हाइपोथेसिस, व्हाटएवर इज योर सेंट्रल आइडिया। सही है गलत हो बात का बात है, पर हाइपोथेसिस होना चाहिए कुछ। मीन्स या तो आप समाज के साथ चल रहे हैं व्हाटएवर ऑलरेडी इज परसिस्टिंग, और यू आर सेइंग समथिंग न्यू। तो यू हैव टू थिंक अबाउट दैट पार्ट आल्सो। एंड व्हाट इज योर रिजल्ट? जितना कुछ आपने किया कोई रिजल्ट निकला है कि नहीं? नेगेटिव एंड पॉजिटिव इज नॉट द प्रॉब्लम। आपने रिसर्च निकाला पैरासीटामोल वर्क्स इन फीवर, इट्स पॉजिटिव, एवरीबॉडी नोज। आपके रिसर्च में ये भी निकल सकता है पैरासीटामोल डज नॉट वर्क इन दिस टाइप ऑफ फीवर। तो दैट्स नॉट द प्रॉब्लम। कई बार हम लोग इस प्रॉब्लम में फंस जाता है, अरे अपना रिजल्ट तो निगेटिव आ गया तो अब तक पेपर कहीं प्रिंट नहीं होगा। ऐसा नहीं होता। निगेटिव रिजल्ट और जल्दी प्रिंट होता है, ओके, क्योंकि उस पर लिखने के लिए हिम्मत चाहिए। यू हैव टू बी करेजियस टू राइट निगेटिव थिंग्स। पॉजिटिव थिंग तो सबको अच्छा लगता है, निगेटिव थिंग सबको सुनना नहीं अच्छा लगता है ना। तो यही बात यहाँ पे आती है। और बाद में आपको पता होना चाहिए कि आपने फाइंडिंग्स किया है। जैसे आपसे पूछा, मैंने पूछा पिछले साल तुमने एक साल में क्या सीखा, 2 लाइन में बता दो। तो क्या बता पाएंगे कुछ लोग 2 लाइन में कि पिछला फर्स्ट ईयर पूरे प्रोफेसर में आपने क्या सीखा, या सेकंड ईयर में अभी तक क्या सीखा आपने? तो वो 2 लाइन आपको पता होना चाहिए। दिस मीन्स यू कैन समराइज योर पार्ट इन दैट 2-3 लाइन्स कि हमने सबसे मेन काम क्या किया, जिसको हम बोलेंगे मेजर फाइंडिंग। लाइक हमने एक रिसर्च वर्क किया लास्ट ईयर, मैंने बताया स्पार्क वाला एक स्टूडेंट ने किया आका ने, तो उसका सबसे बहुत सारे रिजल्ट निकाले हमने, पर जो मोटो सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकला वो ये निकला कि हाँ पित्तश प्रकृति वाले लोगों में दांतजन बीमारियां होने के चांसेस ज्यादा है। बल्कि निकलना क्या चाहिए था, वातज वाले में ज्यादा निकलना चाहिए था एज पर सिस्टम, पर ये निकला, तो वो हमारी मेजर फाइंडिंग हो गया। ओके, तो ये अगर आपको पता है तो नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे, स्ट्रक्चरिंग करेंगे इसका। मैंने पढ़ाया भी होगा आपको IMRD। ओके, I मीन्स इंट्रोडक्शन, M मीन्स मेथड्स, R मीन्स रिजल्ट, D मीन्स डिस्कशन। तो ये सब हेडिंग आप पहले से ही अपने पेपर में लिख लोगे। When you are going to start, you will write this subheading, then you will fill in the blanks. अब आप लिखना शुरू करोगे कि इंट्रोडक्शन क्या है, तो उससे क्या होगा, उससे फायदा ये होगा कि आपका ऊपर नीचे मिक्स मैच नहीं होगा। इंट्रो का पार्ट इंट्रो में आएगा, मेथड्स का पार्ट मेथड्स में आएगा, कंफ्यूजन नहीं होगा। और उसके बाद पहला जो ड्राफ्ट आप रेडी करोगे, ड्राफ्ट मीन्स रफ वर्क, यू कैन से लाइक रफ वर्क, वो या तो अपने दोस्त, अगर आपको लगता हो कि वो हेल्प कर सकते हैं, यू कैन डिस्कस विद देम, और यू कैन डिस्कस विद अस, दैट इज योर मेंटर्स। यू कैन कम टू अस, वी कैन डिस्कस, हाँ ये गड़बड़, इसको बदलो, इसको चेंज करो, तो वो सारा काम मेंटर्स का हो जाता है। तो जैसे पीजी स्कॉलर्स आते हैं पढ़ने के लिए, वो आपसे तो सीनियर ही होंगे, लेकिन उनको भी मेंटर चाहिए, तो उनको हम लोग पढ़ाते नहीं जाता कुछ, हम लोग सिर्फ गाइड करते हैं कि ठीक है ये गलत है, इसकी जगह ये ढूंढ के लाओ। तो ये सारा काम वो जो करते हैं वो फीडबैक कहलाता है। नहीं, जितना जल्दी आप फीडबैक लेना शुरू करोगे उतना अच्छा आर्टिकल आपका हो सकता है। नहीं लोगे एकदम लास्ट मोमेंट पे आए, जब आप एकदम रेडी है कि आज हमको पेपर भेजना ही भेजना है, सर प्लीज कुछ हेल्प कर दीजिए, तो सर भी फटाफट ऊपर नीचे देख के कर देंगे। लेकिन अगर पहले से आ रहे हो तो वी कैन गिव सम गुड इनपुट्स। तो दिस इज फॉर द रूल नंबर 3, दैट इज आउटलाइन। सो व्हेनेवर यू थिंक एनीथिंग टू राइट, सबसे पहले क्या सोच लेना है, आउटलाइन सोच लेना कि क्या लिखने जा रहे हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। उसके और आखिर डिफाइन कर सकते हैं हम लोग, लाइक डिफाइन योर टॉपिक, एस्टैब्लिश द इंपॉर्टेंस, फॉर्मुलेट द हाइपोथेसिस, प्रेजेंट द रिजल्ट एंड स्टेट मेजर फाइंडिंग्स। वही चीजों को अलग अलग सब हेडिंग भी बना सकते हैं लोग, और हर सब हेडिंग को भर सकते हैं फिल इन द ब्लैंक्स की तरह। So you can make a protocol type of paper and you can fill the things. और आगे के पढ़ाना है इसको तो कैसे पढ़ेगा भी, लाइक इंट्रोडक्शन में क्या लिखोगे, लाइक व्हाट इज इंट्रोडक्शन, लाइक माय नेम इज गौरव सोनी, आई एम फ्रॉम हियर हियर हियर, दैट इज इंट्रोडक्शन पर्सनल। बट व्हाट इज द टॉपिक्स इंट्रोडक्शन? टॉपिक्स इंट्रोडक्शन में 4 चीजें आना चाहिए आपको। कई बार हम मिस कर जाते हैं इन 4 चीजों को। पहला चीज है व्हाई योर रिसर्च इज इंपॉर्टेंट, क्यों करें। लाइक आपने कोई नया ड्रग ढूंढा जो डायबिटीज पे काम करता है, डायबिटीज पे तो बहुत सारे लोग काम करते हैं, बहुत सारा ड्रग ऑलरेडी मार्केट में है, बट आपने कुछ नया बनाया, लाइक 2-3 नया फॉर्मुलेशन को मिक्स करके एक नया ड्रग बनाया, तो उसके पीछे का आपको बैकग्राउंड बताना पड़ेगा। तो व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज व्हाट फॉर्मुलेशन आई हैव मेड इट डज नॉट हैव एनी साइड इफेक्ट्स, ये हम क्लेम कर रहे हैं,
दिस इज माय क्लेम फॉर दैट मेडिसिन। बाकी जितना भी मार्केट में है उनका साइड इफेक्ट हो सकता है या है, तो एक डेटा देंगे हमको इतने % लोग लगातार डायबिटीज का मेडिसिन खाते हैं तो उनको ये कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं। तो ये हमने बैकग्राउंड में डेटा दे दिया कि ये प्रॉब्लम है, हमने उसका सोल्यूशन दिया। सोल्यूशन में क्या है, व्हाट इज नोन अबाउट टॉपिक, तो हमने बताया डायबिटीज का सब मेडिसिन बहुत सारा है पर ऐसा नहीं है, तो जो पता है वो भी लिखना पड़ता है। व्हाट इज योर हाइपोथेसिस, मेरी मेडिसिन से कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये मेरा हाइपोथेसिस है। और मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, टू मेक सच अ मेडिसिन इन विच देयर इज नो साइड इफेक्ट, दैट वाज माय ऑब्जेक्टिव। तो ये चारों चीजें जब तक आप क्लब नहीं करोगे, वो भी लिमिट है 300 वर्ड्स, ऐसा नहीं 10 पेज का इंट्रोडक्शन लिख दोगे। रिसर्च आर्टिकल इज मैक्सिमली 2500 to 3000 वर्ड्स का ही होता है, इससे ज्यादा प्रिंट नहीं होगा आपका। ओके, तो हर चीज का लिमिट है, तो उसका लिमिट हो गया। नेक्स्ट पार्ट क्या था, मटेरियल एंड मेथड। ये एक्चुअली सबसे इजी पार्ट होता है लिखने के लिए, क्योंकि आप काम कर चुके हो, रिसर्च कर चुके हो ना, तो आपको पता है आपने क्या किया। तो मटेरियल मेथड क्या, व्हाट आर मटेरियल डिड यू यूज, लाइक इट वाज जस्ट एन सर्वे स्टडी, एक सर्वे किया हमने, तो एक क्वेश्चनेयर बनाया होगा। जैसे आप सब लोगों ने प्रकृति का परीक्षण किया, पिछले साल बहुत किया हम लोगों ने, तो क्या था हमारा टूल, क्या था, एक ऐप था जिसके अंदर फॉर्म आ रहा था जिसको हम बस भरते जा रहे थे, तो उसको बोलते हैं सर्वे टूल, यानी मटेरियल जो हमने यूज किया। सब्जेक्ट कौन था, सब्जेक्ट का मतलब यहाँ पे होता है किसको किया गया, मीन्स हु वेर योर वॉलंटियर्स थे, तो स्टूडेंट वॉलंटियर हो सकते हैं, पेशेंट्स थे तो पेशेंट्स हो जाएंगे। तो सब्जेक्ट हियर डजंट मीन दिस सब्जेक्ट्स ऑफ रचनाशरी क्रिया से, सब्जेक्ट मीन पार्टिसिपेंट्स, हु वेर योर पार्टिसिपेंट्स। देन व्हाट वाज योर रिसर्च डिजाइन, रिसर्च डिजाइन इज द लिटिल टिपिकल पार्ट, जो खुद एक बहुत बड़ा टॉपिक है। रिसर्च डिजाइन मीन कि एक कोई प्रोटोकॉल बनाया है, उसको हमने उठाया, उसको फॉलो किया। जैसे केस स्टडी, केस स्टडी हमने बहुत सारे देखे अभी तक। तो केस स्टडी क्या होता है, एक एब्स्ट्रैक्ट होता है, छोटा सा इंट्रो होता है, फिर क्या होता है, पेशेंट का बायोडेटा टाइप का सब कुछ होता है। बाकी रिसर्च आजकल पेशेंट के बारे में कुछ नहीं होता, बट केस स्टडी में वी हैव टू राइट अबाउट पेशेंट। तो एक प्रोटोकॉल सेट है, उसको हमको देखना है किस प्रोटोकॉल में हम अपना आर्टिकल लिखने जा रहे हैं। और नेक्स्ट वट एवर यू हैव डन टू गेट दिस रिजल्ट, वो आपको अपनी भाषा में लिखना है। तो ये सबसे सिंपल चीज होता है, और ये पेपर ऐसा बोलता भी है that we have to always start from material matter. Whenever you start writing paper, as per them, we have to start from writing material matter, because वो सब है हमारे पास। आपने सर्वे किया तो आपको पता है सर्वे कैसे किया, आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया तो एक्सपेरिमेंट भी पता है। तो दिस इज द इजीएस्ट पार्ट फ्रॉम वेयर यू कैन स्टार्ट। देन देयर आर सम रिजल्ट्स, इफ रिजल्ट इज सिग्निफिकेंट यू कैन हाईलाइट इट। लाइक आपने 10 ऑब्जेक्टिव बना के रिसर्च किया, हम प्रकृति परीक्षा में प्रकृति चेक करना चाहते थे, प्लस साथ में हम चेक करना चाहते थे किसका आईक्यू कितना अच्छा है, वातज वाले का आईक्यू अच्छा है कि पित्तज वाले का अच्छा है कि कफज का अच्छा है, और मिक्स वालों का अच्छा है। तो हमने प्रकृति परीक्षण तो किया ही किया, साथ में एक और एम किया था हमारा आईक्यू लेवल चेक करना। अब आईक्यू लेवल भी 3 तरीके से चेक हो सकता है, तो मेनी ऑब्जेक्टिव्स कैन बी सब ऑब्जेक्टिव्स। तो वो कोई सिग्निफिकेंट है ऐसा निकल के आया, ओके पित्तज प्रकृति वाले बाकियों के आईक्यू से ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि श्लोक में भी है कि वो धीमान होते हैं। ठीक है, श्लोक में आया तो मान के चलते वो सही होगा सब कुछ, तो पित्तज प्रकृति वालों का ब्रेन हो सकता है ज्यादा अच्छा हो या आईक्यू ज्यादा लेवल हाई हो, तो वो हम हाईलाइट करेंगे। वी विल राइट ऑल द रिजल्ट्स, बट हाईलाइट किसको करेंगे, वॉट एवर वी गॉट द मेजर थिंग, और प्लस एनी सपोर्टिंग रिजल्ट, कुछ और सपोर्ट में उसका मिला तो वो भी करेंगे। डिस्कशन इज द पार्ट जो सबसे ज्यादा पढ़ते हैं लोग। डिस्कशन वो चीज होता है कि आपको रिजल्ट मिला कैसे, you said your formulation is going to work and there will be no side effect, but how you reach till the inference, यहाँ तो पहुंचे कैसे आप, तो उसको डिस्कशन कहते हैं। तो उसमें मैंने बताया आपको तर्क वितर्क किया जाता है, ये मेडिसिन ऐसा था, ऐसा भी हो सकता था, पर यहाँ ऐसा काम किया, उसके लिए हमें एविडेंस देना पड़ता है। तो इफ सम स्टडी इज ऑलरेडी बीन गॉन, उसको हम रेफर कर सकते हैं, तो हमारा डिस्कशन तैयार। कंक्लूजन तो सबको ही पता है, सबसे क्रिस्प चीज होता है, आखिर में 4 लाइन में सब कुछ आपको खत्म कर देना होता है। तो ये होता है हमारा आउटलाइन। अब ये सारे हमारे ब्लॉक्स हैं, ब्लॉक मीन्स कहाँ हम फंस जाते हैं जाके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा ही सही से आपने नहीं लिया, यू हैव टेकन डेटा बट इट इज नॉट इन प्रेजेंटेबल फॉर्मेट। आपने सब कॉपी पेन से लेके रखा है, आपने एक्सेल सीट नहीं बनाया, एक्सेल सीट नहीं बनाया तो कोई फॉर्मूला ही नहीं लग सकता, तो ये ब्लॉक आ जाता है। बहुत सारा नोट्स हमने बना के रख लिए, कई सारे पेपर्स को इकट्ठा किया, और लाइक वी आर गोइंग टू राइट पेपर एंड 1000 पेपर आर स्टिल विद अस, तो हाउ टू सेग्रीगेट विद इट। तो हर नोट्स के बाद जब मेटा नोट्स बनाओ मीन्स उसके बाद तो नेक्स्ट को डिस्कार्ड करते चलो, वरना बहुत सारा मटेरियल हो जाएगा। कुछ
विजुअल्स बना सकते हैं हम लोग, लाइक नोबडी हैज टाइम टू रीड द पेपर, तो हम लोग क्या देखते हैं, कोई ग्राफ बना दो, कोई टेबल बना दो, तो वो इजी हो जाएगा देखने के लिए, तो वो कहते हैं विजुअलाइजेशन। मीन्स पेपर शुड बी हैव विजुअलाइजेशन। और आखिर में सब कुछ एक साथ रख के करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। यहाँ पे आपको हेल्प लगेगा एक मेंटर का कि यस सर आई हैव डन एवरीथिंग, सारे ब्लॉक्स मेरे पूरे हो गए हैं, लेकिन अब कंबाइन नहीं हो पा रहा मुझसे। क्यों? क्योंकि वर्ड्स लिमिट को क्रॉस कर गया है। ओके, वर्ड्स लिमिट को क्रॉस हो गया, तो फिर हमको यहाँ पे एक आइडिया देना पड़ेगा। रूल नंबर 3 अबाउट मटेरियल मेथड्स। पहले 2 रूल समझ में आए? नाउ पहला रूल क्या था? टाइमिंग, सिचुएशन। दूसरा रूल क्या था? आउटलाइन होना चाहिए। आउटलाइन के अंदर ही समझ लो तीसरा रूल आ गया कि मटेरियल मेथड शुड बी मेटिकुलस। मेटिकुलस मीन्स एकदम करेक्ट होना चाहिए। इफ देयर इज एनी प्रोटोकॉल यू हैव टू फॉलो प्रोटोकॉल। इफ यू आर मेकिंग न्यू प्रोटोकॉल, आप भी नया बना सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि आपको फॉलो ही करना है। ओके, देन एवरीथिंग शुड बी प्रॉपर्ली रिटन। तो यहाँ पे क्या लिखा है? स्टार्ट हियर इफ यू आर स्ट्रक्ड। इफ यू कांट अंडरस्टैंड कि पेपर कहाँ से लिखना शुरू करना है, तो यही वो पॉइंट। यू कैन स्टार्ट फ्रॉम हियर, दिस इज द इजीएस्ट थिंग बिकॉज यू नो एवरीथिंग। अगर सही से किया है तो अब यहीं पे कैच आ जाता है, काम इसने किया है, पेपर ये लिख रहे हैं। यू गेटिंग माय पॉइंट? काम इसने किया है, पेपर ये लिख रहे हैं, तो इनको पता ही नहीं होगा काम हुआ कैसे, बस वहीं पे पेपर कैंसिल हो जाते हैं, रिजेक्ट हो जाते हैं। इफ समबडी एल्स इज राइटिंग द पेपर, ओके, सो जिसने काम किया वही अच्छा लिख सकता है। और दिस शुड बी पार्ट ऑफ योर टीम। रिसर्च इज नेवर डन बाय सिंगल पर्सन, देयर आर 3 to 4 पीपल। वो सब आपकी टीम के पार्ट होने चाहिए जिनको सब कुछ पता हो, तभी एक अच्छा हो पाएगा। तो इफ यू स्ट्रगल टू बिगिन, राइट मटेरियल मेथड सेक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल। ये पेपर में कहते हो, मुझे लगता है बहुत सही भी है। यू ऑलरेडी हैव ऑल द लैब नोट्स, सारे डेटा है आपके पास, एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, व्हाटएवर प्रोसीजर यू हैव यूज्ड, यू हैव एवरीथिंग विद यू, सो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम हियर। गोल किया होगा क्रिस्प मटेरियल मेथड। अगेन बहुत डिटेल नहीं कर देना कुछ भी, क्योंकि पेपर में क्या है, वर्ड लिमिट है। ओके, सो यू हैव टू राइट एंड इवैल्यूएट प्रॉपर्ली। एक नोट यहाँ पे दिया हुआ है, देखो कैसे लिखता है, इंक्लूड ऑल एसेंशियल डिटेल इन वन सेंटेंस। यही चीज को हम कई चीजों में लिखते हैं। पहला लाइन क्या लिखा है? सेंट्रीफ्यूगेशन स्पीड, टाइम, टेम्परेचर, सोर्स ऑफ मटेरियल, डोंट एज्यूम रीडर्स नो व्हाट दे यू मीन। आपने क्या लिखना लिखा? दैट वी आर गोइंग टू यूज सेंट्रीफ्यूगेशन स्पीड, वी आर गोइंग टू चेक इट टाइम, टेम्परेचर, लेकिन कितना टेम्परेचर तो लिखा ही नहीं। नेक्स्ट लिखो, बैक्टीरिया वेल पेलेटेड बाय सेंट्रीफ्यूगेशन एट 3000 ग्राम फॉर 15 मिनट एट 25 डिग्री। नाउ दिस सेंटेंस इज गिविंग यू complete information of your method. Getting my point? So this is how you have to write your material method. 2 ही 4 सेंटेंस में सब कुछ कंप्लीट हो जाना चाहिए. So it will be easier for to everyone. Remember, पेपर बोरिंग नहीं होना चाहिए. बोरिंग होगा तो कोई पढ़ेगा नहीं तो साइट नहीं करेगा. साइट नहीं करेगा तो आपका साइंटिफिक स्कोर नहीं बढ़ेगा. Okay, these papers are written for scientific scores, जो आपको आगे जॉब दिलाने में हेल्प करेगा. So again, these are the short parts of it. Be explicit. Explicit means सब कुछ हो. अगर उसका कोई रेफरेंस मिलता है, जैसे हमने प्रकृति परीक्षण में यूज करते हैं, तो हमेशा एक चीज लिखते हैं, we are using CCRS प्रोफार्मा फॉर प्रकृति परीक्षण. हम लोग हमेशा क्या यूज करते हैं? जो CCRS में ऑलरेडी प्रोफार्मा दे दिए. इससे फायदा क्या होता है? Nobody can question us because it is already been proven by a very big institute called as CCRS. तो हमने सिर्फ एक लाइन नीचे लिख दिया, वैलिडेटेड बाय CCRS, तो कहानी खत्म हो गया. तो इसको कहते हैं एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो गया, रिपीटिशन नहीं देना है. कुछ और एसेंशियल चीजें जो आपको इंक्लूड करना हो, लाइक एसेंशियल चीजों को बोलते हैं इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन. लाइक यू वांट टू डू अ स्टडी ऑन कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स, तो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स नॉर्मली का एज क्या होता है? 18 to 30 और 25 तक मान सकते हैं, ऐसा कुछ रेंज लेंगे. अब कोई ऐसा इंक्लूजन आपने कर लिया जो 35 प्लस था, 40 प्लस था, तो वो इंक्लूड नहीं हो सकता. तो आपको स्पेसिफिक बताना पड़ेगा, लाइक यू वांट टू डू अ सर्वे ऑन मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री ऑफ फीमेल्स. अब उसमें कोई मेल तो नहीं आ सकता ना, तो ये आपको पहले लिखना पड़ता है. यू हैव टू कंफर्म व्हाट यू डू. कोई एक पीडियाट्रिक एज पे हम काम करना चाहते हैं, तो बच्चों का एज जितना है लेना है उतना ही लिखना पड़ेगा. तो वो क्या होता है? एसेंशियल डिटेल्स को क्लियर लिख देना. मेल पे है, फीमेल पे है, बच्चों पे है, सब पे है. 16 से लेकर 50 साल सबको ले लेंगे हम, या किसी को कोई स्पेसिफिक सिम्टम हो, लाइक किसी का कोई टेस्ट कराएंगे हम, CRP लेवल इतना होना चाहिए तभी हम इंक्लूड, तो वो स्पेसिफिक हमको लिखना पड़ेगा. नेक्स्ट, कंसिस्टेंसी. कंसिस्टेंसी हियर मींस राइटिंग लैंग्वेज. इसके लिए आप सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं. ओके, देयर आर मेनी सॉफ्टवेयर्स, आई विल टेल यू फर्दर क्लासेस में बताऊंगा मैं. तो
तो यहाँ पे क्या है, दो प्रॉब्लम आ जाता है। समटाइम्स वी आर राइटिंग इन पैसिव वॉइस, सडनली वी बिकम एक्टिव वॉइस। कुछ एक्टिव पैसिव पढ़ा होगा इंग्लिश के समय में, अभी डिस्कस भी करेंगे। एक ही पैराग्राफ में दो लैंग्वेज यूज कर दिया तो क्या हो जाता है, कंफ्यूजन हो जाता है। दिस इज द थिंग, लाइक यू सी नॉर्मली क्या होता है, वी राइट विद कंसिस्टेंट इन चूजिंग योर पॉइंट ऑफ व्यू, लाइक फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन मीन्स इफ यू आर ए ग्रुप ऑफ थिंग्स तो वी कैन यूज वी। कभी कभी हम आई से लिखना चाहिए, आई हैव डन दिस रिसर्च ऑन दिस दिस दिस, तो आई से शुरू किया तो वो एक्टिव पर्सन ने पहले लेना शुरू किया, तो हर पैराग्राफ में फिर वैसे लिखो, फिर बीच में वी लिख दिया, कहीं पे बीच में दे लिख दिया, तो क्या हुआ, कंफ्यूज है कि काम किसने किया, कोई टीम था कि सिंगल पर्सन था। अभी तो आप कह रहे हो कि यू आर सिंगल ऑथर, ऑथर में आपने अपना नाम लिखा है सिर्फ, लेकिन अब दे, वी, आवरसेल्फ ऐसा वर्ड्स यूज कर रहे हैं हम लोग, तो क्या होता है, पता चल जाता है आपने काम नहीं किया। ठीक है, ऐसे ही पेपर रिजेक्ट होते हैं, पढ़ने से पता चल जाता है इट इज रियल वर्क और इट इज फेक वर्क। तो एक्टिव वॉइस विद वी रिव्यूज पर्सनल रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रोसीजरल डिसीजन इन डिजाइनिंग एंड परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंटल वर्क। तो अगर हम खुद सब डिसीजन कर रहे हैं तो एक्टिव वॉइस की तरफ जाए, इफ अ ग्रुप वाज देयर तो वी शुड गो फॉर पैसिव वॉइस, और आइदर ऑफ वॉइस यूज कर सकते हो, लेकिन पूरे में एक ही रहेगा, चेंज नहीं करना है, जो भी रूल अपने पास बना हुआ है। सो अगेन सेम थिंग, एक प्रोबेबिलिटी एग्जांपल देखो और एक इम्प्रूव देखो। प्रोबेबिलिटी में क्या लिखा है, बिहेवियर एक्सपेरिमेंट्स वेर परफॉर्म्ड बाय यूजिंग ई प्राइम, देयर इज समथिंग we took rating of enjoyment as patient listened to music, the preferred status of music was optionalized along the continuum। तो एक कोई म्यूजिक थेरेपी का ये एग्जांपल है जो दिया गया टू द पेशेंट्स। इम्प्रूव वर्जन ऑफ राइटिंग क्या है देखो, बिहेवियर एक्सपेरिमेंट्स वेर प्रोग्राम बाय यूजिंग ई प्राइम, rating of enjoyment were taken as patient listened to the music, the preferred status was optionalized along the continuum। the meaning is similar but that is much better way to write, क्योंकि इसने किसने किया, we took से where किया, तो पैसिव वॉइस में ले गया उसको। whenever an experiment has already been done तो ऑटोमेटिक वो पास्ट में लिखा जाएगा, we have done this done, we found this result। आप पेपर लिखते लिखते रिजल्ट नहीं पाने वाले हो, you getting my idea? पेपर कांट बी रिजल्ट इन प्रेजेंट और फ्यूचर, कि इस पेपर के बाद ये मिलेगा, ऐसा नहीं हो सकता। पेपर लिखा ही तब गया है जब मिल चुका है। ओके, सो इट विल बी लाइक दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ लैंग्वेजेस शुड बी इन मटेरियल एंड मेथड स्पेशली, क्योंकि मटेरियल मेथड आप यूज कर चुके हो, याद है, ये पास्ट टेंस हो चुका है। नाउ फोर्थ रूल, रिजल्ट कैसे लिखेंगे, तो व्हाट इज रिजल्ट, whatever findings we have got after doing an experiment or survey or anything, तो रिजल्ट आ गया। तो रिजल्ट को फिर याद दिलाना पड़ता है कि पर्पस क्या था, क्यों हमने पेपर लिखना शुरू किया, तो पर्पस मीन्स व्हाट वाज योर एम, तो एम को फिर रिकॉल करना पड़ता है, एज द एम वाज दिस, रिजल्ट इज दिस। अब हो सकता है लाइक यू आर डूइंग प्रकृति परीक्षण एंड आईक्यू, बट साथ में आपको एक चीज और मिलता जा रहा है कि आईक्यू अच्छा है लोगों का, पर पढ़ने में मन नहीं लगता है। ये फाइंडिंग नहीं था हमारा, एम नहीं था, दिस वाज नॉट आवर एम, बट हमने क्वेश्चन लग रखा था कि आपके मार्क्स कितने हैं, आपने जस्ट लाइक आईक्यू डजंट मीन मार्क्स, बट हमने हेडिंग बनाया कि आपके पिछले एग्जाम में मार्क्स कितने आए थे परसेंटेज वाइज। तो आपने देखा कि ओके आईक्यू तो प्रकृति के हिसाब से सेट हो रहा है पर मार्क्स सेट नहीं हो रहा है, तो क्या हुआ, क्योंकि वो हमारा पर्पस ही नहीं था तो हम उसको डिस्कार्ड कर सकते हैं और एक्स्ट्रा फाइंडिंग्स में उसको लिख सकते हैं, बट दैट विल बी नॉट योर रिजल्ट, दैट विल बी योर एक्स्ट्रा फाइंडिंग। तो बहुत सारे रिसर्च के साथ ऐसी चीज हमको मिल जाती है, जैसे अभी अपना बहुत बड़ा प्रोजेक्ट एनीमिया का चल रहा है, एनीमिया का तो हमको रिजल्ट बहुत अच्छा मिल रहा है, पर बहुत सारा अलग से चीज भी मिल रहा है। लेकिन यहाँ के फीमेल जितने भी हैं जो हार्ट लिवर करते हैं कुछ करते हैं, तो उनका मेंस्ट्रुअल पीरियड जो होता है लंबा होता है, 3 to 5 डेज से भी ऊपर निकल रहा है उनका, तो वाई बिकॉज देयर आर हार्डनेस, फिजिकल वर्क वो बहुत ज्यादा कर रहे हैं। तो एनीमिया से इसका कोई लेना देना नहीं है डायरेक्टली, बट हमको एक रिजल्ट मिल रहा है, तो वो हम यहाँ नहीं लिखेंगे, अभी हम आगे लिखेंगे। ठीक है, अप्रोच आपका कैसा था रिसर्च करने में, डेटा को हमेशा लिखना नहीं चाहिए, कभी भी हमेशा ग्राफ बना देना चाहिए। बहुत सारे ग्राफ्स होते हैं जो आप पढ़ोगे आगे चल के, पढ़ के भी आए, और टेबल बना देना चाहिए, दैट इज इजियर टू आइडेंटिफाई। लाइक वातेज प्रकृति वालों में 100 लोग मिले, 100 people we got from वातेज प्रकृति, अब एक एक लिखोगे, नंबर 1 was वातेज, नंबर ऐसे नहीं लिखेंगे, कॉलम बनाएंगे, टाइप ऑफ प्रकृति, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट, वातेज प्रकृति 100, पित्त 70 दिस, तो टोटल अपना डिफाइन हो गया। आउट ऑफ विच मेल एंड फीमेल का परसेंटेज लिख दो। तो एक ही टेबल में बहुत कुछ हो सकता है जो कम से कम 10 पेज में लिखना पड़ता है,
ओके, तो वो यहाँ पे समराइज हो जाता है। और लास्ट में कमेंट्री, अपने रिजल्ट को हाईलाइट करना सीखना पड़ता है। जैसे होता है ना, जो दिखता है वो बिकता है, वैसे ही पेपर भी वही अच्छा पढ़ा जाता है। जैसे मैंने नेट पे हेडिंग डाला दैट हाउ टू राइट रिसर्च पेपर, सबसे पहले यही आ गया जो हम लोग पढ़ रहे हैं। क्यों आ गया, कुछ भी कारण ना हो, लेकिन कीवर्ड्स मैच हो गए, क्योंकि इन्होंने अपने हाईलाइट ही यही रखा कि राइटिंग फर्स्ट आर्टिकल। दे आर नॉट गिविंग अबाउट द राइटिंग द आर्टिकल्स, दे आर राइटिंग द फर्स्ट आर्टिकल पे इन्होंने एम्फेसिस दिया। इसलिए गूगल पे जब मैंने सर्च मारा तो सबसे पहले यही आर्टिकल आ गया। ओके, सो दिस इज हाउ यू हैव टू हाईलाइट योर वर्क। So there should be an argument also. Argument means आपस में बात करना, like we got this result, why we got this result. So there should be argumental type of paragraph कि ऐसा ऐसा नॉर्मली मिलता था पर हमको ऐसा मिला, क्यों मिला हम डिस्कशन में करेंगे, लेकिन अभी यहाँ लिख के छोड़ देंगे ऐसा। There should be a creation of a comprehensive argument that is distinguish your result from your data. तो अगर रिजल्ट और डेटा कंप्लाई नहीं कर रहे हैं, जैसे बुक्स में लिखा था कि वातज प्रकृति वालों के दंत खराब होने चाहिए, हमको मिला पित्तज। तो दिस इज हाउ यू हैव टू राइट आर्गुमेंट नाउ, कि आर्गुमेंट हमने क्या पेश किया वहां पे, कि हो सकता है कि लाइक आवर स्टडी वाज अ स्मॉल स्टडी, वी हैव ओनली टेकन 100 पार्टिसिपेंट्स एंड द फर्स्ट क्राइटेरिया ऑफ इंक्लूजन वाज नॉट प्रकृति। हमने दांत जिसका खराब था उसको ही लिया, हमने प्रकृति पढ़ने चेक ही नहीं की किसी का, उसके बाद हमने प्रकृति चेक किया। तो हो सकता है कि हमने लिया ही पित्तज लोग को नहीं लिया, या मेघलिया में पित्तज लोग ही ज्यादा मिलते हो, ऐसा भी तो हो सकता है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू पुट द आर्गुमेंट्स इफ यू हैव नॉट गॉट द करेक्ट रिजल्ट एज पर प्रीवियस थ्योरी। अभी प्रीवियस थ्योरी जैसा रिजल्ट मिलता तो हम सीधा लिख देते सुश्रुत ने भी यही कहा है, हम दोनों लोग खुश हैं, सुश्रुत भी खुश है, मैं भी खुश हूँ। लेकिन अभी रिजल्ट उल्टा मिल गया, तो हमको सुश्रुत तो महान आदमी है, तो हमको समझाना पड़ेगा राइटर्स को, रीडर्स को, कि हमें रिजल्ट क्यों मिला होगा। दैट इज कॉल्ड कॉम्प्रिहेंसिव आर्गुमेंट राइटिंग। तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट पार्ट। इससे आपको पता चलता है कि रिजल्ट क्यों आया है। बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, लाइक जैसे हम लोग सब लोग एक ही जैसा खाना खाते हैं, एक ही जैसा पानी पी रहे हैं, कुछ लोगों को कैंसर हो जाएगा, कुछ को नहीं होता है। एक ही घर में लोगों को कैंसर होता है, नहीं होता है, ऐसे ही तो होता है, सबको थोड़ी हो जाता है। ओके, तो ऐसा क्यों? So there will be environmental factors, there will be genetic factors. So this is what you are going to write in argument. This will be your argument कि ऐसा होना चाहिए, but this may be also the factors so that you have got something else. So what are the mistakes? Mistakes क्या होता है, बहुत सारा, कई बार हम लोग एक ही चीज के लिए बहुत सारे वर्ड यूज कर देते हैं। Like we are going to write something, it is very clear, फिर उसका लिख दिया कि essential, it is quite, तो एक जैसे वर्ड्स को बार बार नहीं यूज करना। You have written this is the problem, तो that is the problem, this is the biggest problem, तो biggest लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। Okay, so you should avoid the unnecessary intensifier. इनको क्या बोलते हैं? इंटेंसिफायर। किसी बात को और हमको जैसे कहानी सुनाते, एक जंगल था, एक बहुत बड़ा जंगल था और एक कंतारा था ना, तो उन सबको ऐड करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। जंगल मीन जंगल, गॉट इट? तो वही चीजें यहाँ पे यूज करना है, तो इंटेंसिफाई नहीं करना है। लाइक देखो दूसरा एग्जांपल बहुत अच्छा जो आपको बहुत पेपर में दिखेगा, टेबल 3 क्लियरली शोज दैट, टेबल 3 शोज दैट, अगेन एंड अगेन वही चीज यूज कर रहे हो। तो इफ यू हैव रिटन टेबल 3 दिखा रहा है तो बस अब लिखते चलो क्या दिखा रहा है, यू डोंट नीड टू राइट अगेन एंड अगेन कि टेबल 3 है, टेबल 3, टेबल 3, एक ही पैराग्राफ में 4 बार टेबल 3 आ गया, तो ये नहीं चलेगा, तो इसको यहाँ पर हटाना पड़ेगा। प्लस यू हैव टू यूज सम एक्स्ट्रा वर्ड्स। मैंने बताया ना, अगर आदमी बोर हो गया पढ़ते पढ़ते तो आपका आर्टिकल नहीं पढ़ेगा, तो उसको हटा देना, क्रिस्प रखना है लैंग्वेज को। अब आया इंट्रोडक्शन लिखने की बात है, और हम लोग सबसे पहले लिखने जा रहे थे, अब हम लोग एंड पे आ गए। दिस इज 5th रूल, क्राफ्ट योर इंट्रोडक्शन। सो इंट्रोडक्शन डजंट सिंपली मींस कि जस्ट आपको प्रॉब्लम डिफाइन करना है, देयर आर सम रूल्स। तो रूल्स क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी रिसर्च एरिया आपका है उसका पहले चीज, वैसे अपने आयुर्वेद के ज्यादातर आप आर्टिकल देखोगे सब में एक चीज दिखेंगे, बोला आयुर्वेदा इज ए साइंस ऑफ लाइफ, वहीं से सब शुरू कर देते हैं, द एंशिएंट टाइप ऑफ मेडिसिन आयुर्वेदा। तो वो लिखने की जरूरत नहीं है बार बार, आप अपने टॉपिक पे आओ सीधे, वॉट एवर यू वॉन्ट टू टेल अबाउट आयुर्वेदा, वॉट एवर प्रोस्पेक्ट। आयुर्वेदा इज साइंस ऑफ लाइफ भी सबको पता है, उसको बार बार रिपीट करने की जरूरत है। इसके मेडिसिन से शायद साइड इफेक्ट होते हैं, हमारी मेडिसिन से साइड इफेक्ट नहीं, तो गैप क्या था? साइड इफेक्ट। हमने उस गैप को फिल कर दी, रिसर्च गैप, दिस इज कॉल्ड एज रिसर्च गैप।
देन अगेन अपनी बात को और अच्छे समझाने के लिए 2 लाइन और लिखो। तो इंट्रोडक्शन इज मोस्टली फ्रॉम 300 वर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए, उसमें 4-5 चीजें आपकी चाहिए जरूर। तो बी डायरेक्ट इन इंफॉर्मेटिव, डायरेक्ट होना चाहिए, कहानी नहीं है, इसमें से जरूरत नहीं है। दिस इज एकेडमिक राइटिंग, या एविडेंस चाहिए हमको। साइंटिफिक राइटिंग शुड बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, नॉट मिस्टीरियस। कहानी नहीं है ये, फिर मैं कह रहा हूँ ये क्या है, ये प्रेजेंटेशन है आपकी वर्क का, तो डायरेक्ट होना चाहिए और अपना कंट्रीब्यूशन जरूर लिखना चाहिए। वट एवर यू हैव, लाइक देयर आर 5 ऑथर्स, नॉर्मली हम लोग ग्रुप में काम करते हैं, तो मेरा हो सकता है काम हो कि मैंने एक्सपेरिमेंट किया है, इनका काम हो कि इन्होंने सारे पेपर को बराबर लिखा है, इसका काम हो कि इसने रिवाइज किया है, इनका काम हो कि इन्होंने साइटेशन दी है। तो 5 लोगों ने अपना अपना काम किया, तो वो हम क्लियर कर सकते हैं कि हमने किया क्या। तो वो पार्ट भी यहाँ पे आ सकता है कि एक्चुअली योर पेपर में यूनिक कंट्रीब्यूशन क्या है। देखो नीचे क्या लिखा है, इट शुड बी ब्रीफ, जनरल टू जनरल ये चेंज होता है। लाइक आईयू में भेजोगे तो इट इज 300 to 400 वर्ड्स, जेआईएम में भेजोगे तो टिपिकली 300 वर्ड्स। ओके, तो एक भी वर्ड एक्स्ट्रा होगा वो बॉक्स में सबमिट ही नहीं होता है। जस्ट लाइक सीसीआरएस का जिसने फॉर्म भरा होगा देखा होगा, आप कॉपी करके पेस्ट करते हो, इफ 1 वर्ड इज एक्स्ट्रा इट डजंट एक्सेप्ट इट, आपको कम करना ही पड़ेगा वहां से। तो यहाँ पे आपको वर्ड का बहुत ध्यान रखना है। नाउ कम द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, डिस्कशन। डिस्कशन ही है वो चीज जिसके लिए लोग आपका आर्टिकल पढ़ रहे हैं। आर्टिकल सिर्फ मजाक के लिए नहीं पढ़ रहे कि चलो टाइटल अच्छा है या इसने इंट्रोडक्शन अच्छा लिखा, वो क्या जानना चाहता है कि आप इस रिजल्ट पर पहुंचे कैसे, हाउ हैव यू टू रीच दिस पर्टिकुलर रिजल्ट। तो वो पार्ट हमारे डिस्कशन में होता है। तो क्या क्या होना चाहिए वहाँ पे, फर्स्ट ऑफ ऑल मेजर फाइंडिंग, वट एवर मेजर फाइंडिंग यू हैव फाउंड नाउ यू कैन राइट इट। अब हम वहां लिख सकते थे कि वो आईक्यू के साथ मार्क्स वाली बातें यहाँ पे फिट हो जाएगा। प्लस रिसर्च कंटेंट लिख तो दिया हमने, पर हम डिस्कस किसको फिर करेंगे, ओनली आईक्यू एंड प्रकृति। अब हम मार्क्स को भी हटा देंगे क्योंकि हमारा वो पॉइंट नहीं था, और लास्ट में उसको समराइज कर देंगे। तो एक ही पैराग्राफ में सबको दे, तो जस्ट इज लाइक दैट कि आपको कोई चीज छोटा सा देखना है तो आपने जूम खोला, जूम के देखा, फिर जूम वाला ऐप बंद कर दिया, तो वो वाला पार्ट होता है डिस्कशन। तो हर चीज को देखना भी अच्छे से है लेकिन समराइज भी कर देना है। यहाँ पे हमको एविडेंस चाहिए। इफ यू आर सेइंग दैट आईक्यू वाले पित्तज में ज्यादा होते हैं, तो नाउ यू हैव टू राइट एविडेंस। सुश्रुत का श्लोक का रेफरेंस देना पड़ेगा या चरक के श्लोक का रेफरेंस देना पड़ेगा, और एनी अदर स्टडी हैज बीन टेकन उसका रेफरेंस या देना पड़ेगा, देन इट इज वैलिड। अदरवाइज वो कहानी ही है कि आपने एविडेंस नहीं दे पाए। ठीक है, डिस्कशन में हमेशा कॉन्फिडेंस रखना चाहिए, ऐसा नहीं लिखना चाहिए रिसर्च ऑल्सो फाउंड दिस और दिस मे बी ड्यू टू चरक ने बोला, सुश्रुत ने ऐसा ऐसा बोला है, ऐसा हो सकता है, हो सकता है या नहीं चलता। इट शुड बी कंफर्म, इट शुड बी कॉन्फिडेंट राइटिंग। नहीं है तो लिख दो नहीं है तो एविडेंस लिख दो। तो एविडेंस मीन्स व्हाट, कोई पुराना पेपर या पुराना बुक जहां से आपको ये चीजें मिल जाए। लास्ट कम्स रिवीजन, जैसे हर पढ़ाई के बाद रिवीजन जरूरी होता है। आप साल भर पढ़ोगे 1.5 years, एट द एंड यू हैव टू डू द रिवीजन। So here also revisions are required. So whatever first time you have written, वो हो सकता है कि सभी चेंज हो जाए बाद में, लेकिन एक बार लिखना तो है ही। Now you can revise. आप फिर से पढ़ोगे, आपने ऑब्जेक्टिव क्या लिखा था, वही चीज यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है नहीं हो रहा है। आप अपने फ्रेंड को दो पढ़ने के लिए, देर में भी सब स्पेलिंग, क्योंकि जब भी हम अपने आप बनाते हैं कोई चीज तो हमेशा अच्छी लगती है। कभी मैगी जल भी जाती तो हम खा लेते हैं, दूसरे की जली हुई मैगी खाओगे? मम्मी रोटी जला देती है, हम लोग नहीं खाते हैं। खुद बनाना अपना जल्दी गटी सभी गली जैसे बने खा लेते हैं, क्यों? क्योंकि हमने बनाया। सो बिकॉज यू हैव रिटन द आर्टिकल योरसेल्फ, यू आर लविंग इट। और लव में कई बार चीजें दिखाई नहीं देती, तो मिस्टेक्स है, देयर आर सम ग्रामेटिकल मिस्टेक्स आर देयर, देयर आर समथिंग दैट यू आर नॉट फॉलोड द प्रोटोकॉल। आपने सब कुछ बहुत अच्छा लिखा, डिस्कशन लिखना ही भूल गए खुशी खुशी में। ठीक है, तो वो पार्ट कौन बताएगा आपको? वो पार्ट या तो खुद दोबारा रिवाइज करो, चेक मार्क बना के टिक लगाते हुए, या किसी को दे दो तो वो रिवाइज करके आपको देगा। रिमेंबर, ये भी जनरल में भेजा नहीं गया है, ये रिवीजन आप खुद करवा रहे हो किसी से, क्योंकि यू आर राइटिंग फर्स्ट टाइम। दिस इज नॉट फॉर अस एक्चुअली, हम भेज देते हैं इसके बाद, लेकिन आप पहली बार लिखने जा रहे हो इसलिए आपको बहुत रिवीजन चाहिए। ओके, तो ऑर्गेनाइजेशन, यू हैव फॉलोड दैट प्रोटोकॉल। कंटेंट, जो कंटेंट होना चाहिए वो सब है एज पर जनरल। जनरल कह रहा था कि यू हैव टू राइट एक्नॉलेजमेंट आल्सो। एक्नॉलेजमेंट मींस हु हैज प्रोवाइडेड यू मनी टू राइट द पेपर। रिसर्च करने के लिए पैसा भी तो चाहिए, पैसा किसने दिया? आपने खुद लगाया, या निया ने दिया, या डॉक्टर गौरव ने दिया आपको? तो जिसने दिया उसको आपको एक्नॉलेजमेंट करना पड़ता है, दो ही इज नॉट द ऑथर।
पर उसको थैंक यू बोलना पड़ेगा आपको। तो अगर उस जनरल का ये क्राइटेरिया था तो आपको फुलफिल करना पड़ेगा। फिर वो कई बार पूछ लेता है कहीं से कोई चुराया तो नहीं है, प्लेगरिज्म तो नहीं है, तो अगर है 2-4% तो लिख दो। कई बार जनरल वाले पूछते हैं, जैसे हमारा ही पूछते हैं हैव यू यूज्ड एनी एआई, इफ यू हैव यूज्ड डिक्लेयर इट, बाद में पकड़ा गया तो पेपर रिजेक्ट हो जाएगा। ओके, सो डिफरेंट क्राइटेरिया है, तो आपको कंटेंट चेक करने पड़ेंगे कि पूरा हुआ, और देयर शुड बी फ्लो, पढ़ने में अच्छा लगना चाहिए। अच्छा मीन्स आर्टिकल के जैसा है, कहानी के जैसा नहीं। तो ये हमारे रिविजन हो जाएंगे। माइक्रो में अंदर जाओगे तो ये बेसिकली काम वो करते हैं, जो जनरल वाले होते हैं वो भी रिवीजन देंगे आपको। जब आपने सबमिट कर दिया उसके बाद ही रिवीजन आएगा, तो वो माइक्रो चीजों को चेक करते हैं। तो एक बार ये हो सकता है कि आप खुद या तो वो करते हैं या आप कर सकते हैं कि एक बार फ्लुएंसी चेक कर लें। अगेन सॉफ्टवेयर कैन हेल्प यू आउट, देयर आर गुड सॉफ्टवेयर जो पेपर का फ्लुएंसी चेक कर देते हैं। सो यू डोंट नीड टू डू नाउ योरसेल्फ। अगर कोई इंग्लिश का अच्छा टीचर है, मास्टर है या टीचर है आपके पास, या स्टूडेंट है इट नोज गुड इंग्लिश, उनको दे सकते हैं। मोस्टली अपने नहीं होते तो हम लोग सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं। टारगेटेड सर्च, क्या जो करना शुरू किया था वो किया है कि नहीं किया है। लाइक यू हैव स्टार्टेड टू फॉर्मुलेट अ ड्रग टू डू द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज विदाउट एनी मच साइड इफेक्ट। आखिर में वो दिखा है कि नहीं दिख रहा हमको, मतलब जो लिखना शुरू किया वो है ही नहीं। लिखना शुरू किया डायबिटीज, आखिर में कर दिया ब्लड प्रेशर, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यू शुड क्रिएट योर ओन राइटिंग इडियोसिंथेसिस, तो यू हैव टू फॉलो इट। इसके लिए प्रोसीजर है। फिर हार्ड कॉपी, हार्ड कॉपी मीन्स अब पेपर गया आपका, पेपर हैज बीन सबमिटेड, अब वो कॉपी खुद चेक करके भेजेंगे। तो रिव्यू प्रोसेस भी बहुत तगड़ा होता है, जो बाद में देखेंगे। दीज आर सम कंफ्यूजन्स व्हिच वी नॉर्मली डू। नंबर 1, गलत यूज करते हैं प्रोनाउंस का, लाइक दीज दोज दीज, मैंने बार बार बोला, एक्टिव और पॉजिटिव में कंफ्यूजन हो जाता है, वो नहीं होना है। इंटेंसिफायर्स कतई नहीं यूज करना है, लाइक यू कैन सी रियली, दिस इज रियली वेरी बिग प्रॉब्लम। रियली भी यूज किया, बिग प्रॉब्लम यूज किया, तो प्रॉब्लम तो है ही ना, तो रियली लगाने की क्या जरूरत है। कहानी होती तो लिख सकते थे। फिर जैसे वेरी, दिस इज वेरी बिटर फ्रूट, अरे बिटर है तो बिटर है, वेरी बिटर का क्या मतलब है। डू यू नो व्हाट इज बिटर एंड वेरी बिटर, नहीं पता ना आपको, तो बस यही बात है। और बहुत सारे वर्ड जो हम लोग हटा सकते हैं। सो रिवीजन प्रोसेस आपको कई बार करना पड़ेगा। इफ यू आर राइटिंग फर्स्ट टाइम, एटलीस्ट 5 टाइम्स योरसेल्फ एंड 2 टाइम्स फ्रॉम द जनरल, तो टोटल 7 टाइम्स का रिवीजन होता है ये, जो कि एक अच्छे आर्टिकल को, ड्राफ्ट को आर्टिकल में कन्वर्ट कर देगा। सो दिस इज द समरी अगेन। पहला रूल क्या था, टाइम एंड शेड्यूल। दूसरा रूल क्या था, आउटलाइन। तीसरा रूल क्या था, मटेरियल मैटर प्रॉपर होना चाहिए। रूल नंबर 4, रिजल्ट शुड बी क्लियरली रिटन, हाईलाइट करना जो अच्छा मिला। रूल नंबर 5, देयर शुड बी डिस्कशन वाज एनकरेजिंग और एंगेज करना चाहिए। और आखिर में कॉन्फिडेंस प्लस रिवीजन। तो ऐसा अगर आप पेपर कभी भी सोचते हो लिखने के लिए, देन इट विल बी अ गुड पेपर। एंड गुड पेपर के पीछे ये तो सिर्फ ये आर्टिकल का बात था जो हमने लिखा, इसमें मेरा कोई इनपुट नहीं था। कभी हम अपने इनपुट में भी बात करेंगे, ठीक है। सो दीज आर द फाइनल थॉट्स। योर फर्स्ट ड्राफ्ट शुड साउंड लाइक दे वर हेजिटेटली ट्रांसलेटेड फ्रॉम आइसलैंडिंग बाय नॉन नेटिव स्पीकर। मीनिंग समझ में आया? जैसे अपने मेघलिया के स्टूडेंट खासी में बात कर रहे हैं और अपने उसको ट्रांसलेट कर दिया, तो पहला ड्राफ्ट ऐसा होता है, मीन्स वेरी रबिश व्हेन यू आर गोइंग टू राइट फर्स्ट टाइम योर पेपर। अभी आपको पता चलेगा, कुछ लोग भी लिखेंगे, मुझे पता है, ठीक है। तो जो लिखेंगे वो उनको करेक्शन देखो कितनी बार कराता हूँ। आपको लगेगा सर बार बार भगा रहे हैं, अभी मैं लिख के लाया फिर भगा दिया मुझको। नहीं, अभी कुछ लोग आते भी हैं कि मैं कहता हूँ पहले पढ़ के आओ, पहले आर्टिकल ढूंढो और पढ़ो जाके। इस चैप्टर्स के, इस आर्टिकल के 10 आर्टिकल लेके आओ मेरे पास, मैं ज्यादा ही बोल देता हूँ कि 10 लेके आओ, तो 10 की जगह 8 तो मिलेगा। 8 के बाद आप पढ़ोगे कुछ तो आइडिया मिलेगा। So this is what we need in drafting. So whenever you are going to start writing your paper, you should start. अभी फर्स्ट ईयर वाले नहीं लिखेंगे, ठीक है, तुम्हारे पास थोड़ा टाइम है। सेकेंड ईयर वालों को लिखना चाहिए ना, ओके। एंड एनी टॉपिक, कुछ भी लिखना शुरू पर लिखो, तब आपको आइडिया लगेगा कितनी मेहनत लगती है इस पर। जो पेपर में आधे घंटे में पढ़ के खत्म कर दिए, उसको लिखने में कितना टाइम लगा होगा। एंड यू हैव एनी क्वेश्चन वी कैन डिस्कस नाउ। नंबर 2 आउटलाइन, तो बस नंबर 2 वाला लिख के देखना है आपको। मींस व्हाट विल यू राइटिंग, आई इज इंट्रोडक्शन, देन मटेरियल मैटर, देन रिजल्ट, एंड